नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात देवेंद्र फडणवीस के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, जिन्हें लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है कि जब उद्धव की सरकार गिरने वाली थी उस वक्त अपना सब कुछ हाथ से निकलते देख उद्धव ने फडणवीस के साथ डील करने की कोशिश की थी। फिर बात करेंगे मिशन 2047 के चक्रव्यूह में फंसी बिहार पुलिस की, जिसे लेकर यह बात सामने आई है कि बिहार पुलिस को 1 महीने पहले से पता था कि बिहार में आतंकी दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस इस पर एक्शन लेने से बचती रही। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के चक्रकाल में फंसे सरवर चिश्ती की, जिसका सीधा कनेक्शन पीएफआई के साथ सामने आया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के चक्रव्यूह में फंसे तेजस्वी यादव की, जिन्हें अब चुनाव में अपने उम्मीदवार के हारने का डर सता रहा है और इसीलिए वो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात देवेंद्र फडणवीस के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र में जिस वक्त उद्धव ठाकरे के सभी विधायक शिंदे गुट में शामिल होते चले जा रहे थे, उस वक्त ही उद्धव को अंदाजा हो गया था कि अब उनकी सरकार बचेगी नहीं। वो अलग बात है कि अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वो बार बार इस बात का दावा कर रहे थे कि उनके पास बहुमत है और कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल पर तो विराम लग गया है, लेकिन पुरानी सियासी उठापटक के किस्से अब तक सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जब उद्धव ठाकरे को यह एहसास हो गया था कि अब उनकी कुर्सी बचना मुश्किल है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक कहावत है जो यहां उद्धव ठाकरे के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, कंगाली में आटा गीला। जब सब हाथ से निकलता दिखा तो मोदी और शाह की शरण में वो जा पहुंचे, लेकिन उद्धव ठाकरे की किस्मत इतनी खराब थी कि उन्हें वहां से भी मदद नहीं मिली। पूरी कहानी में 21 जून को जब साफ हो गया था कि एकनाथ शिंदे लगभग 26 एमएलए के साथ मुंबई से सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हरकत में आए। पहले उन्होंने बचे हुए विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन जब सूरत से विधायकों को गुवाहाटी भेजा गया और उद्धव खेमे के और विधायक गुवाहाटी के लिए रवाना होने लगे तो उद्धव घबरा गए। फिर उन्होंने अपने करीबी और पूर्व कैबिनेट मंत्री के जरिए देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब उद्धव को एहसास हुआ कि अब तो सब चला ही जाएगा, तो उन्होंने खुद देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की। बहुत कोशिश की उन्होंने बीजेपी को अपनी तरफ करने की और शिंदे को मात देने की, लेकिन फडणवीस को वो मना नहीं पाए। उद्धव को बीजेपी नेतृत्व ने अमित शाह या पीएम मोदी से बात करने की सलाह भी दी थी। इसके बाद उद्धव ने अमित शाह और पीएम मोदी को भी फोन किया, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब कहा जाता है कि ठीक इसी तरह 2019 में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उद्धव से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। बीजेपी तय कर चुकी है कि उन्हें बिना उद्धव ठाकरे के शिवसेना चाहिए और महाराष्ट्र में यही हुआ। अमरावती और पालघर से भी कई शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिंदे का दामन थाम लिया है और धीरे धीरे कर उद्धव के सांसद भी उनका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि उद्धव ने जो किया था, अब बीजेपी ने उन्हें सूद समेत वापस लौटा दिया है। एक तरफ उद्धव की फडणवीस के साथ डील की तमाम कोशिशें सरकार बचाने में भी फेल रही, दूसरी तरफ बिहार में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल के सामने आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। इस मॉड्यूल के तहत पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की पूरी तैयारी कर रही थी। इसी के तहत 12 जुलाई को बिहार में होने वाले पीएम मोदी के रैली के दौरान उन्हें निशाना बनाए जाने की भी प्लानिंग की गई थी, लेकिन आईबी के इनपुट के बाद इस पूरी साजिश को नाकाम किया गया। अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसके तहत ये जानकारी सामने आई है कि पटना पुलिस को इस बात की जानकारी 1 महीने पहले ही मिल गई थी कि दानापुर और आसपास के मुस्लिमों को भड़काकर दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लोगों के मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजे जा रहे थे। 10 जून को थानेदार इकरार अहमद के मोबाइल पर भी एक ऐसा ही मैसेज मिला था
और यह मैसेज उनके पर्सनल नंबर की जगह उनके सरकारी नंबर पर भेजा गया था, जिसमें भड़काऊ बातें लिखी थी। इस मैसेज में साफ लिखा था कि शर्म करो, डूब मरो फुलवारी शरीफ के लोगों, असली मुसलमान कब बनोगे? सारी दुनिया के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, तुम कब आवाज उठाओगे? इसके साथ ही एक अपील भी की गई थी। उसमें कहा गया था, अपने रब को बाद नमाज जुम्मा 10 जून को जामा मस्जिद नया टोला पहुंचे और इश्क के रसूल का सबूत दें। इतना बड़ा सबूत इस साजिश को लेकर सामने आया, लेकिन इस संबंध में कुछ धाराएं लगाकर केवल एक एफआईआर दर्ज की गई थी और मामले में डामाडोल करके पुलिस कार्रवाई करने से बचती रही और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब सवाल है कि जब पुलिस के पास वो नंबर था जिससे भड़काऊ मैसेज थानेदार के व्हाट्सएप पर किए गए थे, तो फिर जांच को सही तरीके से क्यों नहीं किया गया? क्यों आरोपी को पकड़ा नहीं गया? फिर भी बिहार पुलिस सोती क्यों रही? फिर जब आईबी ने इस मामले में बिहार एटीएस को दानिश अहमद नाम के एक संदिग्ध का नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर दिया था, तब जाकर उसे पकड़ा गया। लेकिन फिर भी पुलिस ने उस जिहादी को बंद नहीं किया, बस उसकी काउंसलिंग करके उसे खुला छोड़ दिया। दानिश ही इस तरह के नफरती मैसेज पोस्ट करता था और उसे शेयर कर रहा था। लेकिन जो नाकामी बिहार पुलिस की रही, उसने पीएफआई को राज्य में इस घटिया साजिश को अंजाम देने में बढ़ावा दिया। पटना पुलिस की लापरवाही के कारण प्रशासन के नाक के नीचे बिहार में ट्रेनिंग कैंप चलता रहा। युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद के रास्ते पर ढकेले जाने की तैयारी की जाने लगी। आईबी के इनपुट को भी पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और एफआईआर दर्ज कर टाल मटोल करती रही और नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस साजिश के तहत निशाना बनाया गया। जो लापरवाही बिहार पुलिस प्रशासन ने दिखाई है, वो केवल पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े नहीं कर रही, बल्कि बिहार सरकार को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, जो साफ तौर पर सरकार की नाकामी को उजागर करती है। पीएफआई किस तरह से देश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, उसका एक उदाहरण तो बिहार से सामने आया और दूसरा अजमेर से, जहां खुद को अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी का सचिव बताने वाला खादिम सरवर चिश्ती पहले तो देश को हिला देने वाले आंदोलन की धमकी देता है और अब उसके पीएफआई से सीधे कनेक्शन होने का भी खुलासा हो गया है। सरवर चिश्ती भले ही सलमान चिश्ती के नुपुर की गर्दन काटने वाले बयान की निंदा कर रहा हो, लेकिन मुसलमानों को बरगलाने में उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिंदुस्तान को हिलाकर रख देने की बात करने वाले सरवर चिश्ती का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मुस्लिमों का रहनुमा बता रहा है। इस दौरान एसडीपीआई नेता तस्लीम रहमानी भी सरवर चिश्ती के साथ बैठा है। साथ में पीएफआई का अनीस, एसडीपीआई का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी, राजस्थान पीएफआई अध्यक्ष आसिफ भी है और सरवर चिश्ती भर भर के इनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। तस्लीम रहमानी जानते हैं कौन है? ये वही जिहादी है जिसने डिबेट के दौरान भगवान शिव पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसकी बातें सुनकर नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। लेकिन अब रहमानी का चिश्ती के साथ बैठना और उसकी तारीफ करना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि रहमानी नुपुर शर्मा को डिबेट में भड़काता है और उन्हें पैगंबर पर बोलने को मजबूर करता है। फिर इसके बाद इसे मुद्दा बनाकर देश भर में हिंसा की जाती है और पीएफआई अपने लिए मुस्लिमों से सहानुभूति जुटाती है। वहीं सरवर चिश्ती भी पीएफआई एसडीपीआई की तारीफ करता है, खुद को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य बताता है। उसे इस संगठन के सदस्यों के साथ कई बार देखा जा चुका है। वो सार्वजनिक मंचों से कई बार पीएफआई की तारीफ भी कर चुका है। 2020 में उसने ये कहते हुए पीएफआई का बचाव किया था कि संगठन भारत के संविधान को बचा रहा है। कैसे ये जिहादी संगठन भारत के संविधान को बचा रहा है? इसे इस्लामिक देश बनाकर या शरिया कानून यहां लागू करके? खुलेआम ये सरवर चिश्ती नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर मुसलमानों को भड़काकर कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो देश का हर एक मुसलमान आतंकवादी बन जाएगा। इस बयान पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही अजमेर में भी जब इसने देश को हिलाने वाले आंदोलन की धमकी दी थी, तब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यही है कि क्यों इसे रोका नहीं जा रहा है? जिस तरह से ये जिहादी संगठन पीएफआई को लेकर एक एक राज्य में खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद एक बात साफ है कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने की आड़ में यह संगठन आतंक को बढ़ावा दे रहा है और इसके मंसूबे भी केवल आतंक फैलाने के हैं, जिस पर सरकार अगर यूं ही सोती रही तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
यहाँ इस जिहादी संगठन ने देश में आतंक फैलाने की पूरी प्लानिंग कर ली है, तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। एनडीए ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन लगता है कि विपक्ष अपने उम्मीदवार से खुश नहीं है, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से अपने उम्मीदवार का प्रचार करने के बजाय एनडीए के उम्मीदवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही तेजस्वी यादव मुर्मू के लिए कहते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति के लिए कोई मूर्ति नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी द्रौपदी मुर्मू को बोलते हुए ही सुना नहीं है, तो क्या उन्होंने कभी अपनी माताजी राबड़ी देवी को बोलते हुए सुना है? अगर मुर्मू मूर्ति हैं, तो फिर राबड़ी देवी क्या थी? राबड़ी देवी को क्या कोई राजनीतिक अनुभव था? क्या उन्हें कोई शिक्षा प्राप्त थी? क्या उन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव था? ये सब छोड़िए, मुर्मू को मूर्ति बताने वाले भी तेजस्वी यादव है, जो खुद 6 मिनट के भाषण में 4 बार अटक जाते हैं। तब इन्हें अनुभव की बात याद नहीं आती है। पुडुचेरी कांग्रेस नेता मैडम मुर्मू को डमी कहते हैं और आरजेडी उन्हें मूर्ति बता रही है। इस तरह की बयानबाजी केवल इन नेताओं की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। महिलाओं को आगे बढ़ता देख इन्हें किस तरह से दर्द उठ रहा है वो दिखाता है। आज राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है, क्योंकि विपक्ष भी इस बात को जानता है कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा कितना भारी है। कुल 10,46,431 वोट है और 4,809 वोट करने वाले लोगों की संख्या है, और इनमें से 60% वोट पहले से ही मैडम मुर्मू के खेमे में दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनका जीतना तय माना जा रहा है। विपक्ष ने भले ही चालाकी दिखाते हुए या फिर मजबूरी में ही यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो ये भूल गया कि एनडीए के उम्मीदवार का सिलेक्शन पीएम मोदी करने वाले हैं, जिनका हर दाव हमेशा शॉकिंग ही रहता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी, जो एनडीए के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगी थी, उन्होंने भी कह दिया कि अगर एनडीए अपना उम्मीदवार तय करने से पहले बात करती तो हालात कुछ और होते। उद्धव ठाकरे ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात कह दी और कई विपक्षी पार्टियों ने मुर्मू को वोट देने का ऐलान किया है। और जिस तरह से बाकी विपक्षी पार्टियां एनडीए के उम्मीदवार पर सवाल उठा रही हैं, उससे उनकी हार और बेइज्जती का डर अब साफ नजर आने लगा है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।